ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशीष डोगरा की बातें सुनकर अनिका के चेहरे पे परेशानी बढ़ती जा रही थी। अनिका के ठीक सामने खड़े रोहित और करण भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे, मगर वह इस वक्त अनिका को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। वह जानते थे कि अनिका इसी ड्रग से रिलेटेड बात कर रही थी। अनिका ने आशीष के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो आशीष, क्रिस्टोफर के आदमियों ने अभी अभी मुझ तक वह V15 पावर ड्रग भिजवाया है। इस वक्त उस ड्रग की शीशी मेरे हाथ में ही है। आशीष डोगरा अनिका की बात सुनकर चौंक गया। आशीष ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मगर जहां तक मुझे पता है V15 पावर ड्रग स्मगलिंग एक छोटे बच्चे के लिए की गई है, जो बच्चा कई सालों से क्रिस्टोफर के साथ रहता था। अनिका ने आशीष की बात काटते हुए कहा, अलेक्जेंडर मेरा बेटा है। अनिका की बात सुनते ही फोन पर अचानक ही लंबी खामोशी छा गई। आशीष समझ नहीं पा रहा था कि वह अनिका को किस तरह से समझाए कि उसके बेटे के साथ क्या होने वाला था। अनिका आशीष से इस पावर ड्रग इंजेक्शन के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहती थी, इसलिए अनिका ने आशीष से पूछा, मुझे इस वक्त V15 इंजेक्शन भेजा गया है, मगर मेरे बेटे की उम्र अभी 6 साल है। मुझे लगता है 6 साल की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा उसने 3 से 4 डोज ली होगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब तक अलेक्जेंडर को कितने डोज दिए गए हैं और अब उसे कौन सी डोज की जरूरत है? अनिका के सवाल पर काफी देर तक आशीष फोन पर खामोश रहा। आशीष के जवाब का इंतजार अनिका कर रही थी और दूसरी तरफ यह सोच सोचकर अनिका की सांस फूलने लगी थी कि आज उसके बेटे अलेक्जेंडर का क्या होने वाला था। कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डोगरा ने कहा, तुम्हें जो डोज भेजी गई है वही डोज अलेक्जेंडर के लिए सही है। आशीष ने ये बात कही तो अनिका के होश उड़ गए। कुछ देर तक अनिका सिर्फ उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने कांपती हुई आवाज में आशीष से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इतनी सी उम्र में क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को 14 डोज दे दिए हैं? कुछ देर बाद फोन पर आशीष की दबी हुई आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। आशीष ने उससे कहा, हाँ, तुम जो सोच रही हो वही सच है। आशीष का जवाब सुनते ही अनिका के हाथों से उसका फोन नीचे फर्श पर गिर गया। अनिका का पूरा शरीर अचानक ही कांपने लगा। अनिका यह सोच सोचकर काफी दुखी हो रही थी कि इतनी सी उम्र में अलेक्जेंडर के साथ क्रिस्टोफर ने इतना बड़ा जुर्म किया था। एक नन्हे से बच्चे को इतनी खतरनाक ड्रग के 14 डोज दिए गए थे। इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर के शरीर में उस ड्रग की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट काफी ज्यादा तेज थे, मगर अलेक्जेंडर अपने शरीर में उठने वाले हर दर्द का साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अलेक्जेंडर अपने शरीर में उठ रहे दर्द को इतनी बहादुरी से बर्दाश्त कर रहा था। अलेक्जेंडर को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बहुत बीमार था। इतने सारे डोज इतने छोटे बच्चे को देने के बाद वह बच्चा सांसें ले रहा था, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर अनिका जानती थी कि पावर ड्रग का असर कितना खतरनाक था। इतने छोटे से बच्चे को 14 डोज दे दिए गए थे। इसका मतलब साफ था कि क्रिस्टोफर स्वाति की दुश्मनी स्वाति के खानदान को खत्म करके निभाना चाहता था। कुछ देर तक जमीन पर गिरे हुए फोन से हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। अचानक ही फर्श पर पड़ा फोन अनिका ने उठाकर फिर से अपने कानों पर लगा लिया। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो, इसका मतलब तो साफ है कि क्रिस्टोफर चाहता है कि अगर वह जिंदा ना बचे तो तुम्हारा खानदान भी हर दिन मौत के लिए तरसता रहे। जब तुम बच्चों को जन्म दे रही थी तभी क्रिस्टोफर ने पूरा प्लान बना लिया होगा। तुम्हारे बच्चे को अगवा करके अपने साथ रख लिया ताकि वक्त आने पर वह पावर ड्रग का आखिरी डोज तुमसे वसूलने के लिए तुम्हारे बेटे को इस्तेमाल कर सके। स्वाति पावर ड्रग का आखिरी डोज लेकर फरार हो चुकी थी। वह इतनी चालाक थी कि क्रिस्टोफर के बाप का इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन भी उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा। इससे पहले कि वह लोग स्वाति तक पहुंचकर V16 पावर ड्रग हासिल कर सके, स्वाति की मौत हो गई और उसी के साथ साथ पावर ड्रग का आखिरी डोज भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
अगर क्रिस्टोफर को जिंदा रहना है तो उसे उस पावर ड्रग का आखिरी डोज मिलना बहुत जरूरी है। उसने तुम्हारे बेटे को पहले से 14 डोज दिए हैं, 15वां डोज तुम्हारे हाथ में है, और अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाना है तो तुम्हें वह आखिरी डोज दुनिया के सामने लाना होगा। क्रिस्टोफर और उसकी पूरी गैंग यही चाहती थी कि जो V16 डोज स्वाति की मौत के बाद गायब हो गया है, अगर वह डोज तुम्हारे पास हो तो किसी तरह तुम उसे बाहर निकालो। तुम जब गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकली, यानी कि जब तुम दिल्ली में आई, तब से लेकर अब तक क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन तुम पर नजर बनाए हुए है। इन सब के पीछे का कारण बिल्कुल साफ है, पावर ड्रग का वह आखिरी इंस्टॉलमेंट जिसे लेने के बाद क्रिस्टोफर इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, और अगर वो डोज उसे नहीं मिला तो 3 महीनों के बाद क्रिस्टोफर की मौत पक्की है। आशीष की बात सुनकर अनिका की सांसें फूलने लगी। तेज सांसें ले रही अनिका ने अपना सारा गुस्सा आशीष पर उतारते हुए कहा, तो यूँ समझ लो कि क्रिस्टोफर मर गया। यह कहने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बेटा किस्मत ने उससे छीन लिया था, अभी कुछ दिनों पहले ही किस्मत ने वह बेटा उसे वापस लौटाया था। मगर अनिका का छोटा सा 6 साल का बेटा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। यह सोच सोचकर एक माँ का दिल खून के आंसू रोने लगा था। अनिका के बिल्कुल पास खड़ा रोहित अपने घुटनों के बल बैठकर अनिका को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। मगर रोहित भी एक बात अच्छी तरह से जानता था कि दुनिया में ऐसा कोई मरहम नहीं बना था जो एक मरते हुए बेटे के माँ के दिल को इतने बड़े दुख से उभार सके। अचानक ही अनिका ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला। अनिका ने अपने आंखों से बहते हुए आंसू को अचानक ही रोक लिया था। रोहित और करण दोनों अनिका के इस बर्ताव को देखकर हैरान हो गए। वह जानते थे कि अनिका ज्यादा इमोशंस कभी व्यक्त नहीं करती थी, मगर आज उसके बेटे की जान का सवाल था। ऐसे वक्त में अनिका इस तरह से अचानक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अनिका की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। यह बात करण और रोहित दोनों अच्छी तरह से जानते थे। रोहित जानता था कि अगर अनिका ने इस वक्त अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया तो धीरे धीरे यह आंसू अनिका के अंदर एक जहर का काम करने लगेंगे। रोहित अनिका से बार बार पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें अपने आंसुओं को इस तरह रोकना नहीं चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत पर असर पड़ सकता है। अनिका रोहित की बातों से काफी इरिटेट हो रही थी। रोहित को लगभग डांटते हुए अनिका ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। रोहित अब जान चुका था कि अनिका के साथ ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक बेडरूम के दरवाजे पर जोर जोर से कोई नॉक करने लगा। करण दरवाजे से सबसे नजदीक खड़े थे। करण ने जैसे ही दरवाजा खोला, नन्ही सी रिया दौड़कर आई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, चलो इसी वक्त मेरे साथ चलो, अब तुम ही बचा सकती हो उसे। नन्ही सी रिया की यह बात सुनकर अनिका की सांसें थम गई। अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ लगाकर कमरे से बाहर निकल गई। करण और रोहित भी काफी परेशान लग रहे थे। वह दोनों भी बिना वक्त गंवाए अनिका के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। रिया अनिका का हाथ पकड़कर उसे बिल्ला से बाहर ले गई। सिक्योरिटी गेट के बाहर निकलते ही रिया ने अनिका से कहा, मम्मा तुम कुछ भी करके उसे बचा लो, हम उसे मरने नहीं दे सकते। अनिका समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। जैसे ही सिक्योरिटी गेट के बाहर बने पार्किंग लॉट के पास अनिका पहुंची, अनिका ने देखा कि नन्हा सा आर्यन एलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। आर्यन एलेक्जेंडर से कह रहा था, देखो वह सिर्फ मेरी मॉम नहीं है, वह तुम्हारी भी मम्मा है, तुम फिक्र मत करो, वह बहुत बड़ी डॉक्टर है और मुझे यकीन है कि मॉम उसे मरने नहीं देगी। अनिका जैसे ही एलेक्जेंडर और आर्यन के पास पहुंची, अनिका ने देखा कि एलेक्जेंडर के ठीक सामने बटर स्कॉच जमीन पर पड़ी हुई धीरे धीरे सांसें ले रही थी। रिया ने बटर स्कॉच की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, मम्मा देखो इसे क्या हो गया है, इसकी सांसें बहुत धीमी पड़ गई हैं, तुम्हें कुछ भी करके इसे बचाना होगा। यह बात सुनते ही अनिका घुटनों के बल बैठकर बटर स्कॉच को ठीक से एग्जामिन करने लगी। अनिका ने देखा कि बटर स्कॉच की आंखें खुली थी और आंखों की पुतलियों में कोई कंट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि बटर स्कॉच अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। अनिका समझ चुकी थी कि बहुत देर हो चुकी थी। बटर स्कॉच को बचाना अब नामुमकिन था।
अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह अलेक्जेंडर को यह बात कैसे कहती कि बटर स्कॉच को बचाना नामुमकिन हो गया था। अनिका पहले ही देख चुकी थी कि अलेक्जेंडर बटर स्कॉच के साथ कितना क्लोज था। बटर स्कॉच की आंखें खुली थीं और वह कंटिन्यूअसली अलेक्जेंडर को देखे जा रही थी। बटर स्कॉच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अलेक्जेंडर को आखिरी बार गुड बाय कह रही थी। जब अनिका ने मुड़कर अलेक्जेंडर की ओर देखा तब वो काफी शांत नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बटर स्कॉच के जाने का उसे कोई भी दुख नहीं था। इनफैक्ट वो अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बार बार बटर स्कॉच को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। अलेक्जेंडर की आंखों में दुख कम और कंफ्यूजन ज्यादा नजर आ रहा था। अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर के साथ रहने के बाद अलेक्जेंडर के अंदर उस तरह के संस्कार के बीज नहीं बोए गए थे जो आम बच्चों में होते थे। जब सिक्योरिटी गार्ड अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल कलेक्ट करने आया था तब अलेक्जेंडर ने उसे जोर से काट लिया था। उसके बाद बड़ों के साथ जिस तरह से अलेक्जेंडर रूडली बात करता था वह देखकर अनिका को इस बात का अंदाजा जरूर लग गया था कि अलेक्जेंडर आम बच्चों के मुकाबले काफी कम इमोशनल था। मगर अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि जो बटर स्कॉच अलेक्जेंडर से इतना प्यार करता था और अलेक्जेंडर जिस बटर स्कॉच को अपना परिवार का हिस्सा समझता था उसके आखिरी वक्त में भी अलेक्जेंडर के दिल में कोई इमोशंस नहीं जाग रहे थे। हालांकि अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी अलेक्जेंडर के मन में इतनी जल्दी परिवर्तन लाना बेहद मुश्किल था। इसलिए अनिका कुछ देर तक अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी रही। अनिका जानती थी कि कुछ ही देर में बटर स्कॉच जिंदगी को अलविदा कह देगी। प्रिंसेस लतिका भी ठीक बगल में खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थी। शाही परिवार की बेटी होने के नाते प्रिंसेस लतिका के परिवार वालों ने हमेशा ही लतिका को ऐसे मौकों से दूर ही रखा था। चाहे परिवार का कोई मेंबर बीमार हो या किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हो, प्रिंसेस लतिका को हमेशा उनसे दूर रखा जाता था। आज पहली बार था जब प्रिंसेस लतिका अपनी आंखों के सामने बटर स्कॉच को इस तरह की हालत में देख रही थी। यह सब कुछ प्रिंसेस लतिका के लिए काफी डरावना और इमोशनल था। रिया और आर्यन भी बटर स्कॉच के लिए काफी टेंस नजर आ रहे थे। हालांकि बटर स्कॉच से मिले उन्हें अभी कुछ ही मिनट हुए थे, मगर बटर स्कॉच की ऐसी हालत देखकर दोनों बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक अलेक्जेंडर ने अपनी जेब से एक छोटा सा मगर काफी धारदार चाकू निकाला और वह चाकू धीरे धीरे अलेक्जेंडर बटर स्कॉच की ओर आगे बढ़ाने लगा। अलेक्जेंडर के हाथ में चाकू देकर आसपास खड़े लोग डर से अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे। अनिका अलेक्जेंडर के पास चलकर आई और अलेक्जेंडर के कंधों पर हाथ रखते हुए अनिका ने उससे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? अलेक्जेंडर की आंखें बटर स्कॉच पर जमी हुई थी। अलेक्जेंडर ने अपने हाथों से चाकू घुमाते हुए अनिका से कहा, अभी इसी वक्त हमें बटर स्कॉच का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। नन्हे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खुद अनिका हैरान रह गई थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अलेक्जेंडर आखिर करना क्या चाहता था। अलेक्जेंडर ने एक पिंजरे की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, उस पिंजरे में मेरा दोस्त फ्लॉपी बंद है। वह एक खरगोश है, काफी बुढ़ा हो चुका है और अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। उसका शरीर काफी कमजोर पड़ चुका है। वह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। मुझे लगता है उसका हार्ट निकालकर अगर हम बटर स्कॉच के हार्ट की जगह ट्रांसप्लांट कर दें तो बटर स्कॉच को बचाया जा सकता है। बटर स्कॉच का शरीर बेहद ताकतवर है, बस उसका हार्ट कमजोर है, और फ्लकी का हार्ट ताकतवर है मगर उसका शरीर काफी कमजोर है। अलेक्जेंडर के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखकर खुद अनिका हैरान थी कि छोटा सा बच्चा इस तरह की बातें कैसे कर सकता था। अलेक्जेंडर की बातों में बचपना बिल्कुल नहीं था। वह यह बात करते वक्त काफी मैच्योर्ड नजर आ रहा था। इससे पहले जब अनिका ने अलेक्जेंडर को डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी तब नन्हा सा अलेक्जेंडर डीएनए रिपोर्ट लेकर खुद पढ़ने लगा था। डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से पढ़ने के बाद उसने डीएनए रिपोर्ट को थमा दिया और उसके बाद अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, हाँ, रिपोर्ट पर तो लिखा है कि तुम दोनों मेरे माँ बाप हो, मगर यह मत समझना कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को अपना माँ बाप मान लूंगा। अभी तुम्हें और काफी मेहनत करनी होगी मुझे अपना बेटा बनाने के लिए। नन्हे से अलेक्जेंडर का कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी लेवल देखकर उस वक्त भी रोहित और अनिका काफी दंग रह गए थे। और इस वक्त भी जब अलेक्जेंडर बटर स्कॉच का हार्ट ट्रांसप्लांट करने की बातें कर रहा था
तभी वो काफी सीरियस नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर को समझाते हुए अनिका ने कहा, देखो ऐसा नहीं हो सकता है। एक कुत्ते के शरीर में खरगोश का दिल नहीं लगाया जा सकता। उसका शरीर वह हार्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अलेक्जेंडर गुस्से से अनिका की ओर देखकर कहने लगा, दिल तो दिल होता है, चाहे किसी का भी हो। दिल का काम होता है धड़कना। दिल जब धड़कता है तब हमारे शरीर को खून की सप्लाई मिलती है। वह चाहे खरगोश का दिल हो, कुत्ते का दिल हो या इंसान का दिल, उसे सिर्फ एक ही काम करना होता है, इंसान के पूरे शरीर में उसे खून सप्लाई करना होता है। तो फिर यह बात कहाँ से आ गई कि खरगोश का दिल डॉग के दिल में नहीं लगाया जा सकता? हाँ, मैंने कभी खुद पहले इस तरह की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं की है, मगर मैंने इंटरनेट पर काफी रिसर्च की है। यह काम एक डॉक्टर जरूर कर सकता है। अगर उस डॉक्टर को अभी इसी वक्त बुलाया जाए तो बटर स्कॉच की जान बचा सकते हैं हम। अनिका की हैरानी हर वक्त गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। एक छोटा सा बच्चा जिस तरीके से बात कर रहा था, वह सुनकर अनिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनिका पहले से जानती थी कि अलेक्जेंडर काफी अजीब था। क्रिस्टोफर और उसके खतरनाक गैंग के साथ रहने के बाद अलेक्जेंडर का स्वभाव काफी बच्चों से काफी अलग था। मगर इस वक्त अलेक्जेंडर जिस तरह की बातें कर रहा था, वह सुनकर बाकी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी डरे हुए चेहरे से अलेक्जेंडर की ओर देख रहे थे। प्रिंसेस लतिका ने बड़े जोर से रिया का हाथ पकड़ रखा था। रिया को इस वक्त न सिर्फ बटर स्कॉच के लिए काफी दुख हो रहा था, बल्कि अलेक्जेंडर की बातें सुनकर उसे काफी डर भी लग रहा था। अनिका ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर पूछा, तुम किस डॉक्टर की बात कर रहे हो? अनिका जानते थे कि बटर स्कॉच को बचाना किसी भी डॉक्टर के बस की बात नहीं थी, मगर अलेक्जेंडर का दिल रखने के लिए वह खुद भी किसी भी पहलू को अनछुआ नहीं रखना चाहती थी। अलेक्जेंडर ने अपनी नजरें बटर स्कॉच पर जमा रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों की ताकत से बटर स्कॉच को जिंदा रहने की उम्मीद दे रहा था। बटर स्कॉच की आंखें भारी होने लगी थी, मगर बटर स्कॉच ने भी अपनी नजरें अलेक्जेंडर पर जमा रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बटर स्कॉच यह दुनिया छोड़कर जाना चाहती थी, मगर अलेक्जेंडर ने उसे रोक रखा था। अलेक्जेंडर की आंखें बटर स्कॉच पर जमी हुई थी, मगर अलेक्जेंडर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वह किस तरह से बटर स्कॉच को बचा सकता था। अनिका की ओर देखे बिना अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, जल्दी से जल्दी डॉक्टर अमृता को यहाँ बुलाओ। वह इकलौती ऐसी डॉक्टर है जो बटर स्कॉच का इलाज कर सकती हैं। मैंने इंटरनेट पर उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल सर्जरी उनके लिए बेहद आसान है। अलेक्जेंडर के मुंह से डॉक्टर अमृता के बारे में सुनकर रोहित और अनिका दोनों हैरान हो गए। अनिका जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा अलग हो चुका था दिमागी तौर पर। अलेक्जेंडर दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो चुका था। अनिका यह भी जानती थी कि सारा पावर ड्रग का असर हो सकता था, मगर इस वक्त अनिका एक डॉक्टर होने के नाते यह भी अच्छी तरह जानती थी कि चाहे वह खुद डॉक्टर अमृता क्यों न हो, बटर स्कॉच को बचाना उसके लिए नामुमकिन था। अनिका यह बात अलेक्जेंडर को बता नहीं सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अलेक्जेंडर बटर स्कॉच से कितना प्यार करता था। इसलिए अनिका भी बटर स्कॉच को बचाने की उम्मीद अलेक्जेंडर से छीनना नहीं चाहती थी। अनिका के कहने पर घर के नौकरों ने बटर स्कॉच को वीआईपी लॉन्च के टेबल पर लिटा दिया। देखते ही देखते पूरा वीआईपी लॉन्च एक ऑपरेशन थिएटर में बदल गया था। रोहित के कहने पर लाइफ केयर हॉस्पिटल से जरूरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी मंगवा लिए गए थे। अनिका ने फोन करके राजलक्ष्मी को भी जल्दी से रोहित के बिल्ला पर बुला लिया था। राजलक्ष्मी वैसे भी बच्चों की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए बिल्ला आने ही वाली थी, मगर अस्पताल में कुछ काम होने की वजह से राजलक्ष्मी काफी देर से बिल्ला में पहुंची थी। बटर स्कॉच के लिए ऑपरेशन की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। राजलक्ष्मी बटर स्कॉच के टेबल के ठीक पास खड़ी थी। राजलक्ष्मी ने बटर स्कॉच की कंडीशन देखते ही अनिका की ओर देखकर कहा, इस डॉग को बचाना तो। इससे पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी करती, अनिका ने इशारे से राजलक्ष्मी को आगे कुछ भी कहने से रोक लिया। राजलक्ष्मी ने देखा कि अनिका के ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा हाथ में चाकू लिए खड़ा था और बस टेबल पर लेटे बटर स्कॉच को देखे जा रहा था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि बटर स्कॉच ने सांसें लेना छोड़ दिया था, मगर बिना कोशिश किए अनिका अलेक्जेंडर के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। इसलिए अनिका ने धीरे धीरे बटर स्कॉच का ऑपरेशन करना शुरू किया।
यह जिंदगी में पहली बार था जब अनिका एक डेड बॉडी के ऊपर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी। अनिका जानते थे कि बटर स्कॉच के शरीर से जान निकल चुकी थी, जो अब किसी भी हालत में वापस नहीं आने वाली थी। मगर अनिका इतना भी जान चुकी थी कि बटर स्कॉच के साथ जो कुछ भी हुआ था वह पावर ड्रग के असर की वजह से हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे अनिका बटर स्कॉच के शरीर को अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगी, अनिका को पता चला कि बटर स्कॉच बाकी सारे उसकी उम्र के और नस्ल के डॉग्स से काफी ज्यादा पावरफुल थी। अनिका देखना चाहती थी कि पावर ड्रग ने किस तरह के साइड इफेक्ट किए थे बटर स्कॉच के ऊपर। धीरे धीरे अनिका ने देखा कि बटर स्कॉच का दिल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बटर स्कॉच के दिल पर किसी ने हजारों छुरियां एक साथ चला दी थी। बटर स्कॉच का हार्ट अटैक काफी ज्यादा मैसिव था। बटर स्कॉच के शरीर को पूरी तरह एग्जामिन करने के बाद अनिका के लिए सबसे मुश्किल वक्त आ चुका था। अनिका को अब किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को यह बताना कि बटर स्कॉच मर चुकी थी। राजलक्ष्मी ने देखा वीवीआईपी लॉन्च से सभी लोग बाहर निकाल दिया गया था, मगर फिर भी एक 6 साल का छोटा सा बच्चा ठीक अनिका के पीछे खड़े होकर पूरा ऑपरेशन देख रहा था। राजलक्ष्मी यह देखकर काफी हैरान थे कि अगर कोई 6 साल का बच्चा इस तरह का ऑपरेशन होते हुए देख ले तो शायद उसके दिलो दिमाग पर इसका काफी बुरा परिणाम हो जाता। मगर अलेक्जेंडर बड़े ही आराम से ऑपरेशन को देख रहा था। राजलक्ष्मी के लिए यह बच्चा किसी सुपर किड से कम नहीं था। जिस उम्र में बच्चे जरा सा खून देखकर चिकने चिल्लाने लगते थे, उस उम्र में अलेक्जेंडर बड़े ही आसानी से इतनी बड़ी सर्जरी होते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अनिका ने बटर स्कॉच के टेबल के ऊपर लगी लाइट बंद कर दी और अपने ग्लव्स उतारकर अलेक्जेंडर के पास गई। अनिका घुटनों के बल अलेक्जेंडर के बगल में जाकर बैठ गई। अलेक्जेंडर ने अपनी नजरें अभी भी बटर स्कॉच पर जमाई हुई थी। अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पलक भी नहीं झपकने देना चाहता था। बस किसी तरह अपनी आंखों के जरिए वह बटर स्कॉच को हिम्मत और शक्ति देने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बटर स्कॉच अब इस दुनिया में नहीं रही। अलेक्जेंडर ने अब तक अनिका या रोहित को मॉम या डैड कहकर नहीं पुकारा था। अलेक्जेंडर ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद अनिका और रोहित दोनों से कह दिया था कि उन्हें अभी माँ बाप का टाइटल कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। अलेक्जेंडर देख चुका था कि अनिका ने बटर स्कॉच को बचाने की काफी कोशिश की थी। यह बात अलेक्जेंडर को भी काफी अच्छी लगी थी। अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें मॉम कह के बुलाऊंगा। अलेक्जेंडर ने पहली बार अनिका को मॉम कहकर बुलाया था। यह बात अनिका के लिए जितनी इमोशनल थी, उतना ही उस वक्त अनिका को अलेक्जेंडर का बिहेवियर अजीब लग रहा था। अनिका ने अलेक्जेंडर को उसके सबसे करीबी दोस्त की मौत की खबर सुनाई थी। वजह इसके कि अलेक्जेंडर रोता या अपने आप को हारा हुआ महसूस करता। इस वक्त अलेक्जेंडर ने अनिका को मॉम का टाइटल दे दिया था। अलेक्जेंडर ने बटर स्कॉच से अपनी नजरें हटाकर कमरे के बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। अनिका यह सब कुछ देखकर काफी शॉक हो गई थी। जिस बटर स्कॉच को बचाने के लिए अलेक्जेंडर ने इतनी मेहनत की थी, उसकी मौत की खबर सुनते ही अलेक्जेंडर एक ही पल में उस बटर स्कॉच को जैसे बिल्कुल भूल गया था। अनिका ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? अलेक्जेंडर ने अपनी नजरें उठाकर अनिका की ओर देखा और खामोश खड़ा रहा। रोहित ने बटर स्कॉच की मौत की खबर सुन ली थी, इसलिए वह भी रिया और आर्यन के साथ दौड़कर वीआईपी लॉन्च में आ गया था। रोहित और अनिका की आंखों में आंखें डालकर अलेक्जेंडर ने कहा, मेरे दोस्त को इसी बंगले के पीछे बने गार्डन में दफना देना। अनिका को तब महसूस हुआ शायद अलेक्जेंडर के दिल में अपने दोस्त के लिए फिर से कोई फीलिंग जागे। मगर अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी, तभी अलेक्जेंडर ने अपनी आगे बात बढ़ाते हुए कहा, मिट्टी के अंदर जो जीव जीवाणु हैं वह बटर स्कॉच के शरीर को अपना खाना बना लेंगे और जमीन उन्हीं जीव जीवाणु के कारण ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। दिस इज साइकिल ऑफ लाइफ। यह कहते हुए अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकल गया। अनिका और रोहित दोनों देखकर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बटर स्कॉच को बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अलेक्जेंडर की कही हुई जगह पर दफना दिया गया। जब रोहित और अनिका वापस विला के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर हॉल में बने सोफा पर सो गया था। अनिका ने जब अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ रखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि अलेक्जेंडर को हल्का हल्का बुखार चढ़ गया था।
अनिका प्यार से अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरती रही और अलेक्जेंडर नींद में बड़बड़ाता रहा था। बटर स्कॉच, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं बहुत जल्द तुम्हें बचा लूंगा। हल्के हल्के बुखार में अलेक्जेंडर एक के बाद एक अपने दोस्तों का नाम लेकर उन्हें बचाने का वादा कर रहा था, मगर मन ही मन अलेक्जेंडर के ठीक बगल में बैठी उसकी माँ यह समझ नहीं पा रही थी कि अलेक्जेंडर को मरने से कैसे बचाया जा सकता था। क्रिस्टोफर ने अनिका और रोहित को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। एक तरफ उनका 6 साल का छोटा सा बेटा था जो किसी भी वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन सकता था, और दूसरी तरफ उनके हाथ में वो खतरनाक पावर ड्रग था जिसके जरिए अलेक्जेंडर को कुछ और दिन जिंदा रखा जा सकता था। अनिका बार बार अपने हाथ में पावर ड्रग की शीशी को देखने लगी थी। तभी अचानक अलेक्जेंडर के पास आकर नन्हे से आर्यन ने अलेक्जेंडर के पांव दबाना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। नन्ही सी रिया भी अलेक्जेंडर के पास आकर बड़े ही प्यार से अपने भाई को देखने लगी। कुछ देर बाद रिया ने मुड़कर रोहित की ओर देखा और कहा, डैड, आपको क्या लगता है हमें इसका नाम बदल देना चाहिए? यह अलेक्जेंडर काफी अजीब नाम है। मैंने हमारे देश में कभी किसी बच्चे का इस तरह का नाम कभी नहीं सुना। आर्यन ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा राजा था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। हमारे भाई का स्वभाव देखते हुए मुझे लगता है कि उसके लिए यही नाम परफेक्ट है। आर्यन की बात सुनकर दोनों बच्चे धीरे से हंस पड़े। तभी रोहित ने धीमी आवाज में आर्यन और रिया से कहा, मैंने कुछ नाम सोचकर रखे हैं, इनमें से जो नाम सबसे अच्छा रहेगा वही नाम हम अलेक्जेंडर को दे देंगे। इस बात पर नन्ही सी रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अलेक्जेंडर की बहन हूँ, इसलिए उसका नाम चुनने का अधिकार मेरा होना चाहिए। आर्यन ने रिया की ओर देखते हुए कहा, वैसे तो यह अधिकार बुआ का होता है, छोटी बहन का नहीं। रिया ने आर्यन को शांत करवाते हुए कहा, देखो अलेक्जेंडर मेरा भाई है और उसका नाम भी मेरी तरह ही स्टाइलिस्ट और खूबसूरत होना चाहिए। आर्यन ने रिया की इस बात पर धीरे से अपना हाथ अपने सर पर मार लिया। तभी रोहित ने रिया को समझाते हुए कहा, देखो मैंने जो नाम सोचे हैं उन नामों की लिस्ट में अलेक्जेंडर को दे दूंगा होश में आने के बाद। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को हमें यह मौका देना होगा कि वह खुद ही अपना नाम चुन सके, और जब तक वह अपने नए नाम की बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो जाता हम उसे किसी भी तरह का फोर्स नहीं करेंगे। रिया और आर्यन भी रोहित की इस बात को अच्छी तरह समझ सकते थे। रोहित दोनों बच्चों को हॉल से बाहर ले गया। जब उन तीनों की नजर गार्डन पर पड़ी तब उन्होंने देखा कि खाली कुर्सियां समेटी जा रही थीं। पार्टी के बाद अचानक ही पूरा का पूरा विला काफी खामोश हो गया था। रोहित को एहसास भी नहीं हुआ कि कब पार्टी खत्म हो गई और कब सारे मेहमान एक के बाद एक विला छोड़कर जाने लगे थे। कुछ नौकर गहरी नींद में किसी तरह पार्टी के बाहर यहाँ वहाँ बिखरी हुई चीजें समेटने में लगे थे। सारा का सारा माहौल बिल्कुल वीरान नजर आ रहा था। रोहित ने दोनों बच्चों के कंधे पर हाथ रख कर पूछा, क्या तुम लोगों ने पार्टी एंजॉय की? दोनों बच्चे जानते थे कि इस वक्त अधूरी पार्टी के बारे में बात करके रोहित को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए दोनों ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी अचानक स्टारकेस से एक नौकर उतरकर नीचे आया और मेन डोर के पास खड़े रोहित के पास आकर कहने लगा, सर एक और बिल्ली काफी बीमार है, क्या आप चलकर देख सकते हैं? नौकर की ये बात सुनते ही अनिका और रोहित दोनों बच्चों के साथ ऊपर की ओर तेजी से जाने लगे। दादी माँ जो उस रात वहीं पर रुकी थी, उन्होंने अपने कमरे में कुछ बिल्लियों को अपने साथ रखा था। दादी माँ को पालतू जानवर पालने का बड़ा शौक था। आज कई सालों बाद उन्हें यह मौका मिला था कि अलेक्जेंडर के कुछ दोस्तों को अपने साथ रखें और उनके साथ मिलजुल बढ़ाएं, मगर अचानक ही रात को एक बिल्ली जोर जोर से आवाजें करने लगी। जब दादी माँ ने उठकर उस बिल्ली को देखा तब दादी माँ ने यह नोटिस किया कि बिल्ली की आंखें काफी भारी होने लगी थी और वह काफी तेज सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। उस बिल्ली की ऐसी हालत देखकर कमरे में मौजूद बाकी बिल्लियां भी झुंड बनाकर एक कोने में खड़ी हो गईं और उस बिल्ली को देखकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता चल चुका था कि उनकी दोस्त का अंत काफी नजदीक था। जैसे ही रोहित और अनिका दादी माँ के कमरे में आए, उन्होंने देखा कि वह बिल्ली जमीन पर पड़ी तड़प रही थी।
अनिका ने जब जाकर उस बिल्ली की हालत को एग्जामिन किया तब उसे एहसास हुआ कि उस बिल्ली के शरीर में भी वही ठीक रिएक्शन हो रहा था जो कुछ देर पहले उसने बटर स्कॉच के शरीर में महसूस किए थे। इसका मतलब साफ था कि इस बिल्ली का भी काफी करीब अंत हो चुका था। अनिका उस बिल्ली को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। दादी माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर घर में क्या हो रहा था, मगर रोहित और अनिका फिलहाल दादी माँ के सामने कुछ बताना नहीं चाहते थे। अनिका उस बिल्ली को अपनी गोद में लिए टेरेस गार्डन की ओर चली गई। रोहित भी ठीक अनिका के पीछे पीछे टेरेस गार्डन की ओर चला गया। गार्डन के कोने में बने झूले पर उस बिल्ली को बड़े ही ध्यान से रखने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, इसे भी पावर ड्रग दिया गया है। इस बिल्ली के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह 3000 साल की बिल्ली हो, मगर हकीकत यह है कि यह अभी सिर्फ 2 या 3 महीने की है। पावर ड्रग की डोज के कारण इसके शरीर में और इसके दिमाग में काफी तेजी से बदलाव आना शुरू हो गया था, मगर अब उसका शरीर उन साइड इफेक्ट्स को झेल नहीं पा रहा है। बटर स्कॉच की ही तरह कुछ ही पल में यह भी दम तोड़ देगी। रोहित अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर यह सोचने लगा कि आखिर इस बहसी दरिंदे को रोका कैसे जा सकता था। पहले तो रोहित ने सोचा था कि शायद इतनी खतरनाक गैंग लीडर के दिल में भी इंसानियत होगी, इसलिए अलेक्जेंडर का अकेलापन देखकर उसने अलेक्जेंडर के सारे दोस्तों को रोहित के घर भिजवा दिया था। मगर अब रोहित और अनिका को क्रिस्टोफर का असली मकसद पता चल गया था कि एक के बाद एक अलेक्जेंडर का पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दे और अलेक्जेंडर के साथ साथ अनिका और रोहित का सबर भी जवाब दे जाए। जब रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था तब अचानक अनिका के फोन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। अनिका के साथ साथ रोहित भी ध्यान से उस मैसेज को पढ़ने लगा। क्रिस्टोफर ने मैसेज में लिखा था, अलेक्जेंडर के सारे दोस्तों को V15 पावर ड्रग का डोज दे दिया गया है और V16 पावर ड्रग का डोज ना मिलने पर इन सब की यह हालत हो रही है। वैसे अलेक्जेंडर और उसके दोस्तों की हालत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अलेक्जेंडर का अगला डोज होगा V15 जो अब तक तुम्हें मिल चुका होगा, और उसके बाद क्योंकि अलेक्जेंडर एक 6 साल का बच्चा है, अगले 3 महीनों के भीतर उसे V16 ड्रग का डोज नहीं दिया गया तो उसकी भी यही हालत होगी जो उसके परिवार वालों की इस वक्त हो रही है। एक के बाद एक अगले कुछ ही घंटों में अलेक्जेंडर का पूरा परिवार तुम लोगों की आंखों के सामने मौत के हवाले हो जाएगा। मगर मुझे फिक्र तो अलेक्जेंडर की हो रही है, चाहे वह तुम लोगों का बेटा हो, मगर मैंने 6 साल तक पाला है उसे अपने साथ। उसकी इस तरह की हालत तो मैं भी नहीं देख सकता। अब उसे बचाना तुम्हारे हाथ में है। V15 पावर ड्रग उसे 3 महीनों तक जिंदा रखेगा, मगर उसके बाद V16 का डोज देकर तुम हमेशा के लिए अपने बच्चे को बचा सकती हो। अब अलेक्जेंडर और उसके दोस्तों की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अनिका अच्छी तरह से क्रिस्टोफर की चाल समझ चुकी थी। क्रिस्टोफर के पास भी जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी थे। उस 3 महीनों के अंदर अगर उसके शरीर को V16 ड्रग डोज नहीं मिला तो क्रिस्टोफर की मौत हो सकती थी। क्रिस्टोफर ने आज तक अलेक्जेंडर को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था ताकि अलेक्जेंडर की जान के बदले वह V16 ड्रग हासिल कर सके। अनिका अब तक इतना तो जान चुकी थी कि पावर ड्रग को लेबोरेटरी में बनाना भी काफी मुश्किल था। इसका फार्मूला बना पाना इतना आसान होता तो क्रिस्टोफर भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों में यह पावर ड्रग का आखिरी डोज डेवलप कर लिया गया होता। अब अलेक्जेंडर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। स्वाति जो V16 पावर ड्रग को चुराकर क्रिस्टोफर के पापा की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकली थी, उसे किसी भी तरह हासिल किया जाए। मगर अनिका ने कुछ महीनों पहले भी ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर स्वाति ने अनिका के लिए पीछे क्या छोड़ा था। वही कारण के फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी कहीं अनिका को कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो स्वाति अनिका तक पहुंचाना चाहती थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह अलेक्जेंडर को बचाने के लिए क्या कर सकती थी। तभी अचानक अनिका के मन में ख्याल आया। अनिका सीधे टेरेस गार्डन से उठकर विला के बाहर की ओर जाने लगी। रोहित दौड़ लगाकर अनिका के पीछे आया। अनिका को रोकते हुए रोहित ने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने रोहित की ओर मुड़कर कहा, तुम यहीं रहो और तीनों बच्चों का ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। रोहित जानता था कि ऐसी हालत में अनिका को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा।
अनिका खुद एक काफी सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करना था यह बात अनिका को समझाने की जरूरत नहीं थी, मगर इस वक्त रोहित का बच्चों के साथ रहना भी बहुत जरूरी था। इसलिए रोहित वहीं लॉन में खड़ा हुआ अनिका की कार को मेन गेट से बाहर निकलता हुआ देख रहा था। अनिका तेजी से कार चलाकर सीधी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। अनिका को अचानक हॉस्पिटल में आया हुआ देखकर लाइफ केयर हॉस्पिटल का स्टाफ भी काफी हैरान हो गया। अनिका के चेहरे पर टेंशन देखते हुए अनिका ने किसी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अनिका सीधे प्रभास के वार्ड में दाखिल हो गई। प्रभास अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोए हुए थे। अनिका जानती थी कि प्रभास का शरीर अभी भी सर्जरी के घाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल आया था और इसीलिए प्रभास को कुछ और दिन आराम की जरूरत थी। मगर इस वक्त अनिका के पास वक्त बहुत कम था। अनिका को जल्द से जल्द पता लगाना था कि आखिर V16 ड्रग स्वाति ने कहां छुपा रखा था और क्या कोई और ऐसा राज था जो स्वाति अपनी बेटी तक पहुंचाना चाहती थी। अनिका अब जानती थी कि स्वाति और उसके बीच सिर्फ एक कड़ी बाकी रह गई थी और इस कड़ी का नाम था प्रभास। अनिका एक चेयर पर ठीक प्रभास के सामने जाकर बैठ गई। अनिका प्रभास को जगाना नहीं चाहती थी, मगर अनिका जानती थी कि सर्जरी के बाद प्रभास की नींद काफी कच्ची हो गई होगी और वह किसी भी वक्त गहरी नींद से जाग सकते थे। अनिका कुछ देर वहीं बैठकर प्रभास के जागने का इंतजार करने लगी। अनिका ने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद प्रभास ने अपनी आंखें खोली। प्रभास ने जब अनिका को अपने सामने बैठा देखा तो प्रभास चौंक गए और अपने बिस्तर पर धीरे से बैठ गए। अनिका ने कमरे में हल्की रोशनी कर दी। अनिका को इस तरह अपने कमरे में आया हुआ देखकर प्रभास को काफी हैरानी हो रही थी। नाइट लाइट स्विच ऑन करते हुए अनिका ने प्रभास से कहा, मैं जानती हूँ आपने मुझसे वह राज क्यों छुपाया था कि मैं एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था। जैसे ही प्रभास ने अनिका की ये बात सुनी, प्रभास ने अपना सर झुका लिया। अनिका समझ चुकी थी कि प्रभास इसलिए अनिका से सच नहीं बता रहे थे ताकि अनिका को कभी इस बात का एहसास ही ना हो कि उसका दूसरा बेटा जिंदा था, ताकि अगर क्रिस्टोफर के पागलपन और जुनून के कारण एलेक्जेंडर मौत के हवाले हो जाता तो अनिका को अपने बेटे की मौत का दुख ना हो। मगर अब सारी बातें अनिका के सामने आ चुकी थी। एलेक्जेंडर अनिका का बेटा था और किसी भी तरह अनिका अपने बेटे को मौत के मुंह से बचाना चाहती थी। प्रभास का झुका हुआ सर देखकर अनिका ठीक प्रभास के सामने आकर बैठ गई। अनिका ने प्रभास की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो बताओ मुझे कहाँ है वह V16 पावर ड्रग। अनिका आज ठान कर आई थी कि वह प्रभास के पास वह सारी सच्चाई जानकर रहेगी जो अब तक प्रभास उससे छुपाता आ रहा था। प्रभास ने यह बात भी अनिका से छुपाई थी कि अनिका ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और एलेक्जेंडर अनिका का ही बेटा था। अनिका आज जानना चाहती थी कि अब उसकी जिंदगी में आए इस बेटे की जान वह किस तरह बचा सकती थी। अनिका जानती थी कि अगर एलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए पावर ड्रग का V16 का डोज अगर कोई उसे दे पाता तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रभास था। प्रभास समझ चुका था कि अब अनिका से और कोई बात छुपाने का कोई मतलब नहीं था। अनिका सारी सच्चाई जान चुकी थी। प्रभास ने भी सिर्फ इसलिए अनिका से यह राज छुपाया था कि एलेक्जेंडर अनिका का बेटा था, क्योंकि प्रभास नहीं चाहता था कि अनिका V16 पावर ड्रग के बेहद खतरनाक और दुनिया तबाह कर देने वाले प्लान का हिस्सा बने। प्रभास ने अपना सर झुकाए रखा और धीमी आवाज में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया, यह एलेक्जेंडर तुम्हारा बेटा है। प्रभास ने कभी यह नहीं सोचा था कि अनिका यह राज जान पाएगी कि एलेक्जेंडर उसी का बेटा था, क्योंकि पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद एलेक्जेंडर के शरीर का DNA स्ट्रक्चर काफी बदल गया था, जिस वजह से DNA टेस्ट रिपोर्ट में ये साबित होना बेहद मुश्किल था कि अनिका और रोहित ही एलेक्जेंडर के माँ बाप थे। मगर प्रभास यह बात नहीं जानते थे कि राजलक्ष्मी DNA स्ट्रक्चर रिस्टोर करने में काफी माहिर थी। अनिका ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए प्रभास से पूछा, तो बताइए मेरी माँ ने वह V16 पावर ड्रग कहाँ छुपा रखी है। अनिका के सवाल पर धीरे धीरे प्रभास ने अपना सर उठाया और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या चाहती हो तुम? इस दुनिया का सर्वनाश? क्या तुम जानती भी हो अगर पावर ड्रग का आखिरी डोज अगर दुनिया के सामने आ जाता है तो क्या हो सकता है? इस दुनिया में चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी।
इंसानी कौम कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। लोग देखते ही देखते इंसान से राक्षस बन जाएंगे। आज जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वह लोग एक दूसरे की सांसें छीनने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। देखते ही देखते यह पूरी दुनिया एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। प्रभास की आंखों में काफी जुनून नजर आ रहा था। अनिका पहले भी फाइटिंग रिंग में देख चुकी थी कि विक्रांत और उसके साथी जिन्होंने पावर ड्रग का इस्तेमाल किया था, वह कुछ ही दिनों में किस तरह से सुपर ह्यूमन बन गए थे। उन लोगों के शरीर के अंदर शैतानी ताकत ने जन्म ले लिया था। अगर इसी तरह की ताकत दुनिया में हर बुरे इंसान को मिल जाए तो देखते ही देखते हर बुरा इंसान इस दुनिया का राजा बनने के ख्वाब देखने लगेगा और अपना ख्वाब हकीकत में बदलने के लिए वह अकेला ही सैकड़ों लोगों की जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। एक आदमी एक छोटे देश की आर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर पावर ड्रग का इस्तेमाल करके लोग अपनी आर्मी खड़ी करेंगे और फिर वह आर्मी किसी ताकतवर हो जाएगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। देखते ही देखते दुनिया में सभी लोगों को जीने के लिए पावर ड्रग का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। अनिका जान चुकी थी कि इस पावर ड्रग का असर कितना खतरनाक हो सकता था, मगर वह एक माँ थी। अनिका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के बारे में सोच रही थी। अनिका ने इन सारी बातों को अपने मन में शांत करते हुए प्रभास की ओर देखकर कहा, मुझे सिर्फ वह V16 पावर ड्रग चाहिए। एक बार मैं अपने बेटे की जान बचा लूं, उसके बाद मैं खुद ही उसे नष्ट कर दूंगी। अब तक प्रभास जान चुका था कि अनिका को समझाने का कोई फायदा नहीं था। अनिका भले ही इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थी, मगर इस वक्त वह सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उस V16 ड्रग को ढूंढना अगर इतना आसान होता तो अब तक क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग ने उसे ढूंढ लिया होता। तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टोफर की गैंग कोई मामूली गैंग है? दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है वह। क्रिस्टोफर तो उसकी गैंग का सिर्फ एक मोहरा है। क्रिस्टोफर से कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार लोग उस गैंग का हिस्सा है। तुम सोच भी नहीं सकती वो लोग कितने पावरफुल लोग हैं। पिछले 30 सालों में उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। जरा सोचो, क्यों स्वाति उन लोगों से लड़ नहीं पाई? V16 का फार्मूला और ड्रग चुराने के बाद स्वाति जब हमारे देश में वापस लौटी तभी वह किसी की मदद मांग सकती थी, मगर जरा सोचो उन्होंने क्यों मदद नहीं मांगी थी? क्योंकि वह जानती थी कि मदद मांगने का कोई फायदा नहीं था। वह गैंग और वह ऑर्गेनाइजेशन बेहद पावरफुल है। उसकी पहुंच इस दुनिया के हर देश पर है। यूँ समझ लो कि धीरे धीरे इस पूरी दुनिया पर उसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होने वाला है। जब इतने खतरनाक लोग उनके सबसे जरूरी मकसद यानी कि V16 को पाने में इतने साल कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए उसे ढूंढना इतना आसान होगा? प्रभास की बातों में अनिका को सच्चाई नजर आ रही थी, मगर अनिका यह भी जानती थी कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं थी। मगर स्वाति ने V16 कहीं छुपाया था तो वह इसी दुनिया में था, और अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज मौजूद थी जो अनिका के बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकती थी, तो अनिका उसे जमीन के तह से खोदकर भी बाहर निकालने के लिए तैयार थी। अनिका ने प्रभास की ओर देखते हुए कहा, देखो, अब तक मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि आप मेरी माँ की भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। इसका मतलब साफ है कि आपके पास कोई तो सुराग होगा जिनसे यह पता लगाया जा सके कि V16 ड्रग कहाँ है। और मैं यह भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्रिस्टोफर की गैंग के लोगों ने आपको क्यों अब तक जिंदा रखा है, क्योंकि वह भी जानते थे कि V16 के बारे में अगर उन्हें पता लगाना है तो आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। प्रभास खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह बात बिल्कुल सच थी। जब प्रभास ने अपनी फैमिली के लिए स्वाति को धोखा दिया था तो उसके बाद उस बात का पछतावा उसे जिंदगी भर रहा था। उसके परिवार के चले जाने के बाद V16 का पता ठिकाना जानने के लिए क्रिस्टोफर की गैंग के लोगों ने प्रभास को कई महीनों तक टॉर्चर किया था, मगर प्रभास ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। एक तरह से प्रभास स्वाति के साथ किए गए धोखे का प्रायश्चित कर रहे थे, मगर क्रिस्टोफर और उसकी गैंग ने फिर भी प्रभास को जिंदा रखा।
क्योंकि वह जानते थे कि कभी न कभी किसी न किसी दिन प्रभास किसी न किसी को यह बात जरूर बताएंगे कि V16 कहाँ था। अब तक तो प्रभास भी जान चुका था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, जब अनिका को उसकी जरूरत पड़े और वह उसकी तलाश में प्रभास तक आ पहुंचे। प्रभास पहले भी स्वाति को धोखा दे चुका था। अब वह अनिका के साथ फिर से वही सब नहीं करना चाहता था, मगर प्रभास समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, जिससे स्वाति ने उस V16 ड्रग को दुनिया से छुपाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। क्या इतनी आसानी से वह V16 दुनिया के सामने आने वाला था? स्वाति खुद इतनी पावरफुल होने के बावजूद उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला नहीं कर पाई थी। उनसे बचने के लिए स्वाति ने अपने आप को खत्म कर दिया था। स्वाति की इतनी बड़ी कुर्बानी क्या यूं ही थी? धीरे धीरे प्रभास को यह महसूस होने लगा कि पूरी की पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने डूब रही थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे दुनिया को बचाने की स्विच उनके हाथ में थी, मगर वह चाहकर भी उस स्विच का बटन दबा नहीं सकते थे। न वह दुनिया को बचा सकते थे और न ही वह दुनिया को डूबता हुआ देख सकते थे। धीरे धीरे प्रभास ने अनिका के आगे पिछली कहानी बताना शुरू किया। प्रभास ने कहा, स्वाति मल्होत्रा को धोखा देने के बाद मैं इस दुनिया की और लोगों की नज़रों से बचते बचते हुए यहाँ वहाँ भटकते, फिर अचानक एक दिन स्वाति मैडम की मौत की खबर मैंने सुनी। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी मालकिन की बेटी का वह अंजाम नहीं होने दूंगा जो उन शैतानों ने सोच कर रखा था। जब मैं मनाली पहुंचा तो मैंने देखा कि स्वाति ने डोगरा परिवार के साथ एक करारा किया था कि वह लोग तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। क्रिस्टोफर के पापा और उसकी गैंग वाले काफी पावरफुल लोग थे। यह बात तो मैं पहले से जानता था और यह भी जानता था कि आज नहीं तो कल वह लोग तुम्हारे बारे में भी जरूर पता लगा लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। भले ही तुम्हारा बचपन गुमनामी में बीता था, मगर तुम्हारे बचपन के हर लम्हे पर उन लोगों की नज़र थी और उन लोगों की हर चाल पर मेरी नज़र थी। स्वाति एक बेहद तेज और चालाक इंसान थी, मगर इतनी खतरनाक लोगों के सामने वह भी बेबस थी। वह लोग स्वाति से भी हर बात में एक कदम आगे थे। स्वाति की पूरी प्लानिंग पर उनकी नज़र थी। हाँ, कभी कभी मैं यह भी सोचता था कि उन लोगों ने आगे चलकर तुम्हें अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लिया, मगर फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि वह लोग जानते थे कि छोटी सी बच्ची को अपने कब्जे में लेने के बावजूद V16 के बारे में वह कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हर तरफ V16 ड्रग को ढूंढने के बाद भी जब उन्हें नाकामयाबी मिली, तब उनके पास सिर्फ एक रास्ता रह गया था, और वह यह था कि तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करें। स्वाति ने लाख कोशिशें की तुम्हें उन लोगों से बचाने की, मगर वह लोग स्वाति से एक कदम आगे ही निकले, और आज तुम फिर से उसी मुसीबत में फंसी हुई हो जहां स्वाति ने तुम्हें कभी फंसा हुआ नहीं देखना चाहती थी। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने प्रभास की ओर मुड़कर कहा, या फिर यह भी हो सकता है कि आज भी मेरी माँ शतरंज की चाल में उनसे एक कदम आगे हैं। अनिका की यह बात सुनकर प्रभास चौंक गए। प्रभास को पूरी बात समझाते हुए अनिका ने कहा, मेरी माँ यह सब कुछ जानती थी कि एक दिन इतने खतरनाक और इतने चालाक लोग जरूर मेरे अस्तित्व के बारे में पता लगा लेंगे, और इसलिए उन्होंने डोगरा परिवार के साथ करार किया। क्रिस्टोफर की गैंग के लोगों ने यह अंदाजा लगा लिया होगा कि डोगरा परिवार का करार पूरा होने के बाद जरूर उन्हें कोई ऐसी चीज मिलने वाली थी जिनकी वजह से डोगरा परिवार मुझे जिंदा रखने के लिए तैयार हुए थे। और वह चीज क्या हो सकती थी? V16। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि V16 कहीं मिल नहीं रहा है, न ही डोगरा परिवार उन्हें कभी ढूंढ पा रहा है, तब उनके पास और कोई चारा नहीं रहा, बल्कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने तक उन्हें इंतजार करना था। उसके साथ मेरी माँ की दूसरी चाल, मैं 20 साल की हो जाऊं उससे पहले मुझे प्रेग्नेंट होना होगा। मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे पावर ड्रग का एक छोटा सा डोज दे दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मैं किसी तरह 2 साल की उम्र पार कर दूं तो मेरा शरीर पावर ड्रग का आदी नहीं होगा, और अगर मैं इस ड्रग की मोहताज नहीं हुई तो भविष्य में जब मेरी माँ इस दुनिया में ना रहे, तब भी अगर वह लोग मुझे अगवा करके मुझे पावर ड्रग इंजेक्ट करें तो मेरे शरीर पर उनके साइड इफेक्ट नहीं होंगे।
क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी ही कम मात्रा में वह पावर ड्रग मेरे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया था। यह बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह था। एक बार मेरे शरीर को पावर ड्रग की वैक्सीनेशन लग गई, उसके बाद अगर वह लोग मुझे पावर ड्रग से अगर लगातार भी इंजेक्ट करते रहे, तब भी मेरा शरीर उस ड्रग के सामने लड़ने के लिए इम्यून हो चुका होता। जब अनिका ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रभास के सामने रखा तो प्रभास के होश उड़ गए। प्रभास पहले से जानता था कि उसकी मालकिन बेहद तेज और चालाक थी, मगर हमेशा से प्रभास इसी गम में जीते रहे कि इतनी तेज और चालाक होने के बावजूद स्वाति क्रिस्टोफर के बाप की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ नहीं पाई। मगर आज अनिका का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर खुद प्रभास भी हैरान रह गए। सचमुच इस खेल में आज भी स्वाति उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के आगे थी। इतने सालों में उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए थे, मगर ज़्यादातर बच्चे मौत के हवाले हो गए थे। पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद 25 साल की उम्र से 5 लोग पार कर पाए थे, जिनमें से एक खुद क्रिस्टोफर था और एक आशीष डोगरा। आज अनिका की बातों के बाद धीरे धीरे प्रभास को भी कुछ बातें समझ में आने लगी। प्रभास अब तक जान चुका था, क्योंकि आखिर अब तक उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रभास को जिंदा छोड़ा था, और आज उस पहले पर से भी पर्दा उठ गया था कि आखिर क्यों इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक अनिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्योंकि क्रिस्टोफर के साथ ही एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अनिका खत्म हो गई तो अनिका के साथ साथ V16 पावर ड्रग का डोज भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिका कुछ देर तक खामोश रही और फिर ठीक प्रभास के सामने एक कुर्सी पर अपना एक पांव जमाकर प्रभास की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तो क्या आप अब मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि V16 पावर ड्रग कहाँ है? प्रभास अब जान चुके थे कि अब अनिका से कोई भी बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक तरफ वो जानते थे कि सच्चाई जानने के बाद अनिका की जान पर खतरा बढ़ सकता था, मगर जब किसी भी हालत में अनिका रुकने वाली नहीं थी, अनिका प्रभास से सच्चाई जानकर रहती। यह बात अब प्रभास भी जान चुके थे। प्रभास ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाति आज भी इस खेल में उतनी ही शामिल थी जितना कि मरने से पहले। मरने के बाद भी स्वाति का बिछाया हुआ जाल 25 साल तक ज्यों का त्यों चलता रहा, और आज उसी स्वाति की बेटी प्रभास के पास स्वाति का सबसे बड़ा राज जानना चाहती थी। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए एक दवाई छोड़ी है। अनिका यह बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका जानती थी कि स्वाति जरूर अनिका के लिए कोई चीज पीछे छोड़ चुकी है। वो मल्होत्रा हाउस में स्वाति के कमरे से लेकर अनिकरण फार्मास्यूटिकल तक हर चीज की पूरी तरह से छानबीन कर चुकी थी, मगर उसे कहीं कोई सुराग नहीं दिखा था। जब अनिका को पहली बार इस बात का शक हुआ था कि डोगरा परिवार अनिकरण फार्मास्यूटिकल को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते थे, तब अनिका खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर पूरी कंपनी का एग्जामिनेशन कर आई थी, मगर कहीं उसे कोई सुराग नहीं मिला था। मगर आज जब प्रभास ने अनिका से कहा कि स्वाति ने अनिका के लिए एक दवाई छोड़ी थी, तब फिर से अनिका बारी बारी से सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर अनिका को कहीं कुछ सुराग मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। अनिका ने अपना सवाल आगे बढ़ाते हुए प्रभास से पूछा, क्या आप जानते हैं वह दवाई कहाँ है? मुझे बताइए, कहाँ छुपाई है मेरी माँ ने वह दवाई? क्या वह दवाई V16 पावर ड्रग है? प्रभास ने अपनी नजरें उठाते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे ख्याल से यह वही ड्रग होना चाहिए, और यह पावर ड्रग इस वक्त कहाँ है, यह इस दुनिया में अगर कोई जानता है तो वह सिर्फ एक इंसान है। अनिका जल्द से जल्द उस इंसान का नाम जानना चाहती थी जो उसे V16 पावर ड्रग के बारे में बता सकता था। अनिका ने प्रभास की ओर आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन है वह जिसने V16 ड्रग के बारे में पता है? मुझे बताओ, क्या वह तुम्हारा साथी है जिसे मैं बूढ़े बाबा के नाम से जानती हूँ? जैसे ही अनिका ने यह बात कही, प्रभास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका प्रभास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हैरान हो गई। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, इस दुनिया में अगर पावर ड्रग के ठिकाने के बारे में अगर कोई जानता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे सुराग छोड़े हैं जो सिर्फ तुम बता सकती हो,
और तुम ही उन सुरागों के जरिए उस पावर ड्रग तक पहुंच सकती हो। प्रभास की बात सुनकर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वाति ने अनिका के लिए इतनी बड़ी पहेली पहले छोड़ रखी थी। इस वक्त प्रभास ने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ सच था। अनिका ने प्रभास की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था कि प्रभास जो कुछ भी कह रहे थे वह सब सच था। अगर वह सच था तो अनिका अपने दिमाग को खोद खोद कर हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी जो उसे स्वाति ने छोड़े हुए सुराग तक पहुंचा सके। मगर काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर देने के बावजूद अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति ने अनिका के लिए कौन से क्लू छोड़े थे जिसके जरिए वह अपने बेटे की जान बचा सकती थी। प्रभास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हालांकि हम जब आखिरी बार तुम्हारी माँ से मिले थे, मेरा मतलब है स्वाति मल्होत्रा और हम तीन उनके लिए काम करने वाले लोग, तब महेश यानी कि तुम्हारे बुढ़े बाबा ने अलग होने से पहले एक बार स्वाति जी से पूछा था, अगर पावर ड्रग के बारे में सिर्फ अनिका जानती है तो क्या आपको यह नहीं लगता कि यह बात उसके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है? वह खतरनाक लोग पावर ड्रग को पाने के लिए अनिका की जान भी ले सकते हैं। उस वक्त महेश की बात का जवाब देते हुए स्वाति मल्होत्रा ने कहा, जब तक मेरी बेटी अपने ही अंदर छुपे उन सुरागों के जरिए पावर ड्रग तक पहुंचने की काबिल हो जाएगी तो यह समझ लेना कि मेरी बेटी दिमागी तौर पर इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वह उस पूरी खतरनाक गैंग का मुकाबला कर सकेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरी बेटी उन सुरागों को ढूंढने में कामयाब नहीं हुई तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक भी 16 पावर ड्रग बाहर नहीं आता तब तक वह लोग मेरी बेटी की जान के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे। इनफैक्ट वो लोग खुद ही मेरी बेटी की सुरक्षा करेंगे। अनिका आज फिर से अपनी माँ के असली चेहरे से अपने आप को काफ़ी दूर महसूस करने लगी थी। पिछले महीनों में अनिका की मरी हुई माँ बार बार अनिका के सामने किसी न किसी रूप में आ रही थी, मगर हर बार अनिका उसे पहचानने में कोई न कोई गलती जरूर कर देती थी। कभी अनिका ने अपनी माँ को करण गुलेरिया की बर्बादी जिंदगी का कारण समझा था तो कभी एक गैंगस्टर समझा था, कभी एक चालाक और शातिर औरत समझा था तो कभी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाली माँ समझा था। मगर आज प्रभास के मुंह से सच्चाई जानने के बाद फिर से अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे स्वाति अभी अभी अनिका की समझ से बाहर थी। अनिका अपने दिमाग पर पूरा जोर आजमा चुकी थी और स्वाति से जुड़ी हर कड़ी को अपने मन में जोड़कर स्वाति के छोड़े हुए क्लो तक पहुंचना चाहती थी, मगर अनिका को कहीं कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। अनिका यह जानने में कामयाब नहीं थी कि आखिर वह क्या सुराग थे जिनके जरिए वह भी 16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। अनिका जान चुकी थी कि अब उसके सामने रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। वक्त बर्बाद करने के लिए अनिका के पास वक्त नहीं था, क्योंकि दांव पर एक जेंडर की जान थी। अनिका जान चुकी थी कि प्रभास के पास अब शेयर करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं थी, इसलिए अनिका उठकर प्रभास के कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही अनिका दरवाजे के पास पहुंचे, प्रभास ने अनिका को दबी हुई आवाज में रोकते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया। मैं अपने आप को आज तक कभी माफ नहीं कर पाया। अनिका ने बिना मुड़े इस बात का जवाब देते हुए कहा, आपको पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने आपको कभी दोषी समझा ही नहीं है। मेरी माँ ने आपको कब का माफ कर दिया था। यह कहकर अनिका प्रभास के कमरे से बाहर चली गई। अनिका की बात सुनने के बाद प्रभास को ऐसा लगने लगा था जैसे सालों से जो पछताव का बोझ वो अपने सीने पर लिए घूम रहा था, अचानक ही वह बोझ किसी ने उसके सीने से उतार लिया था। प्रभास की जिंदगी का अब और कोई मकसद नहीं था। प्रभास की जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था, स्वाति की बेटी को किसी तरह बचाने में वह स्वाति के प्लान को कामयाब होता हुआ दिखता रहे। अनिका की जाने के बाद प्रभास ने गहरी राहत की सांस ली। हालांकि प्रभास खुद यह बात नहीं जानता था कि आखिर अनिका कैसे जानती थी कि स्वाति ने प्रभास को कभी अपने गुनाहों के लिए दोषी माना ही नहीं था। मगर कहीं न कहीं अनिका की बात सुनकर प्रभास को ऐसा लग रहा था जैसे खुद स्वाति ने प्रभास को माफी दे दी थी। प्रभास के कमरे के बाहर निकलने के बाद राजलक्ष्मी, जो वहीं प्रभास के कमरे में मौजूद सब कुछ सुन रही थी, वह अनिका से कहने लगी, मैडम, यह आप क्या कह रही हैं?
अगर मुझे किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया होता तो मैं जिंदगी भर उसे कभी माफ़ नहीं कर पाती। आपने इस तरह इतनी आसानी से उसे माफ़ कैसे कर दिया? क्या आपकी माँ यहाँ होती तो वह इन्हें माफ़ कर देती? अचानक तेजी से चल रही अनिका ने अपनी जगह पर रुककर राजलक्ष्मी से कहा, मेरी माँ को पता था कि एक दिन उसके साथ ऐसा होगा और प्रभास उन्हें धोखा देंगे। मेरी माँ का प्लान इनके धोखे को शामिल करने के बाद ही बनाया गया था। वह जानती थी कि उनके मकसद तक पहुंचने से पहले जरूर उनके साथ कोई अपना धोखा करेगा। इसका मतलब साफ है कि मेरी माँ ने पहले ही प्रभास को माफ कर दिया था, वरना इतनी पोल प्रूफ प्लानिंग करने वाली औरत इतने बड़े धोखेबाज को अपने साथ कभी नहीं रखती। उनके साथ धोखा हुआ है यह पता चलने के बावजूद मेरी माँ ने आखिरी मीटिंग में इन्हें बुलाया था, क्योंकि वह यह भी जानती थी कि अपने किए पर इन्हें बहुत पछतावा है। राजलक्ष्मी अनिका की बात सुनने के बाद अपनी जगह पर खड़ी हुई बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखती रही। अनिका के साथ साथ राजलक्ष्मी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन थी और इतनी दूर की सोच कैसे रख पाती थी। राजलक्ष्मी को अचानक ऐसा लगने लगा था जैसे उनके शरीर का पूरा खून सूखने लगा था। ऐसी बात राजलक्ष्मी ने अपनी जिंदगी में पहले ना तो कभी सुनी थी और ऐसी फीलिंग इससे पहले राजलक्ष्मी ने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की थी। राजलक्ष्मी के साथ अपनी बात पूरी करने के बाद अनिका तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। राजलक्ष्मी अपनी जगह पर खड़ी बस अनिका को जाता हुआ देखती रही। अपनी कार में बैठने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना माथा स्टीयरिंग पर रख दिया। अनिका जानती थी कि उसकी मां ने एक बहुत बड़ी पहेली उसके सामने रख दी थी, जिस पहेली को सुलझाए बिना वह अपने बेटे की जान नहीं बचा सकती थी। मगर अनिका यह समझने की कोशिश कर रही थी कि स्वाति ने जो क्लो अनिका के लिए छोड़ा था अब वह कहाँ था और किस तरह अनिका उस क्लो के जरिए V16 पावर ड्रग तक पहुंच पाएगी। तभी अचानक अनिका को स्वाति मल्होत्रा की रिकॉर्डिंग के बारे में याद आया। बचपन से लेकर आज तक अनिका ने कई बार स्वाति मल्होत्रा की वह आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी थी। अनिका को उस रिकॉर्डिंग का हर शब्द जवानिया था, मगर अनिका को उस रिकॉर्डिंग में कहीं कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। जो दूसरी चीज स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के लिए छोड़ी थी वह थी अनिकरण फार्मास्यूटिकल। अनिका समझ चुकी थी कि अब मनाली जाकर पुराने मैनेजर मनोज अंकल से मिलना बेहद जरूरी हो गया था। अनिका को लग रहा था अनिकरण फार्मास्यूटिकल में ही कहीं स्वाति ने छोड़ा हुआ वह सुराग दफन किया गया और अनिका को उस सुराग तक किसी भी हालत में जल्द से जल्द पहुंचना था। अनिका अपने मोबाइल में फिर से स्वाति की वह आखिरी रिकॉर्डिंग सुनने लगी। इस बार अनिका ने अपने कानों में हेडफोन लगाकर बारीकी से स्वाति की वह रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की। बार बार रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद अनिका को कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक अनिका को रिकॉर्डिंग में एक बात खास सुनाई दी। वह बात सुनते ही अनिका की सांसें जैसे थम सी गई। इससे पहले कि अनिका वो रिकॉर्डिंग फिर से सुन सकती, अनिका का फोन बजने लगा। अनिका अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गई।